अफसोस इस बात का नहीं, अफसोस इस बात का नहीं है कि मौत बेरहम है। अफसोस इस बात का है कि अस्पताल बेरहम क्यों है। ये लाइनें हैं कृष्णचंद्र जी, जो हिंदी 11th आरोह भाग 1 में के एक पाठ जामुन का पेड़ के लेखक हैं। इनका जन्म पंजाब वजीराबाद गांव में 1914 में हुआ था। गुजरा कला इनका जिला था। हिंदी साहित्य अकादमी में बहुत सारे पुरस्कार मिले। प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों की कहानी विधा को नई ऊंचाई तक पहुंचाया, उसमें कृष्णचंद्र जी का नाम महत्वपूर्ण है। प्रगतिशील लेखक हैं, यानी अपनी कविता से समाज को प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं। इसका असर इनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है। कृष्णचंद्र जैसे गिने चुने लेखक, जिन्होंने बाद में चलकर लेखन को ही रोजी रोटी का सहारा बनाया और अपने देश के साहित्य को वर्धित किया। कृष्णचंद्र की प्राथमिक शिक्षा जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई थी। उच्च शिक्षा के लिए लाहौर गए थे और फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी से एमए किया। हिंदी के साहित्यकार हैं, लेकिन इंग्लिश लिटरेचर से भी एमए और हिंदी से भी एमए। बाद में इनका जुड़ाव फिल्म जगत से हो गया और अंतिम समय में ये मुंबई में रहने लगे। यह तो कृष्णचंद्र उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज, बहुत सारे लेखक हैं। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने इत्यादि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे हैं। लेकिन आपके कोर्स में जामुन का पेड़ एक व्यंग कहानी लिखी है। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है, जो समाज पर एक व्यंग है, जो सरकार पर एक व्यंग है। हास्य व्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात में ज़्यादा फैला फुला कर दिखलाने की परिपाटी पुरानी है, और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है। इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती है। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा हो जाती है कि कार्यालयी तौर पर सरकारी जो कार्यालय हैं, कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था में संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने आता है। देखें जामुन का पेड़। रात को बड़े जोर का झक्कड़ चला, यानी आंधी आया, तूफान आया। सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिरा पड़ा था। सवेरे को जब माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा है। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया, चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। ये देखिए शासकीय कार्य। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास गया, सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा बाहर लॉन में आया। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी की चारों ओर भीड़ जमा हो गई। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था, एक क्लर्क बोला, और उसकी जामुनें कितनी रसीली होती थीं, दूसरा क्लर्क बोला। सब अपने अपने भावों से बोले।
उस आदमी की परवाह किसी को नहीं है। मैं फलों के मौसम में झोली भरकर ले जाता था, मेरे बच्चे इसकी जामुने कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क बोल पड़ा वहीं पर। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया कि भाई ये बातें कर रहे हैं, इस आदमी की ओर भी तो देखो। हाँ, यह आदमी। सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया, क्या करें, पता नहीं जिंदा है कि मर गया। एक चपरासी ने पूछा, मर गया होगा, इतना भारी पेड़ इसकी पीठ पर गिरे और यह कैसे बच सकता है। दूसरा चपरासी तुरंत बोला। दबे हुए आदमी ने कठिनता से कराहते हुए कहा, नहीं, मैं जिंदा हूं। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा, अभी जिंदा है, पेड़ को हटाकर उसे क्लर्क जल्दी से निकाल लेना चाहिए। माली ने सुझाव दिया। माली ने कहा कि भाई इसको पेड़ को हटाकर जल्दी से निकाल लेना चाहिए। मुश्किल मालूम होता है। एक सुस्त कामचोर और मोटा चपरासी बोला, पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है, इसे आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। क्या मुश्किल है? माली ने कहा, क्या मुश्किल है? अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दें तो अभी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे हुए आदमी को निकाला जा सकता है। माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े, लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। सुपरिटेंडेंट दूर से ही बोले, ठहरो, मैं अंडर सेक्रेटरी से तो पूछ लूं। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया और डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया और जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया, चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया, मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। देखिए सरकार, सूझ जैसी बारीकी और मूसर जैसा भर्रो, यानी कभी कभी तो इतना बारीकी से काम करती है कि वास्तविकता पता लगती है और कभी कभी इतना ढीलापन कि पता ही नहीं चलता है कि जो वास्तविकताएं नहीं होना चाहिए वो हो जाती हैं। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ जमा हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मन चले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देना निश्चय कर रहे थे। इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा भागा आया और बोला, हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते, हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं और यह पेड़ समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग में भेज रहा हूँ, वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को कटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग की है, बिजनेस डिपार्टमेंट। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ों को हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं है। दूसरे दिन फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। हॉर्टिकल्चर विभाग, वन विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग को भेज रहे हैं। उद्यान विभाग बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर मतलब उद्यान विभाग, जहाँ फल और फूलदार सब पेड़ पाए जाते हैं। क्योंकि एक फलदार पेड़ है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज खेती बाड़ी के मामलों में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूँकि फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है और वही इसे कटवाने की अनुमति दे सकता है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों ओर
चारों तरफ पुलिस का पहरा था। लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद हटाने की कोशिश न करें। पुलिस की व्यवस्था कर दी गई कि ऐसा नहीं कोई कानून को अपने हाथों ले ले। देखिए नजाकत मतलब कितना कैसा वातावरण है। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। बोले खिला दो थोड़ा। माली ने दबे हुए आदमी से कहा, चिंता नहीं करो, तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला आ जाएगा। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है, यानी कोई बच्चे वाल वगैरह, तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर कर देने की कोशिश करूँगा। दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं लावारिस हूँ, मेरा कोई वारिस नहीं है। माली खेद चिंता प्रकट करते हुए वहाँ से हट गया। तीसरे दिन उद्यान विभाग यानी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, आश्चर्य है, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं और हमारे देश से ऐसे सरकारी अफसर मौजूद हैं जो पेड़ों को कटवाने का सुझाव देते हैं, और वह भी फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंजले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को भी काट कर निकाल लीजिए। यह देखिए, इस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर निकल जाएगा और आधा आदमी उधर निकल जाएगा और पेड़ वहीं रहेगा, मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है। एक क्लर्क बोला। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं, आजकल प्लास्टिक सर्जरी इतनी उन्नति कर चुकी है कि मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच से काट कर निकाला जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान पर इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है, काट कर फिर से जोड़ा जा सकता है। देखिए कितना अच्छी वार्तालाप, कितना अच्छा व्यंग, कितनी पवित्र सोच हमारे देश के व्यक्तियों में निहित है। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। फाइल बराबर चल रही है, कंटिन्यू मोशन। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट भेज दिया गया है। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल इसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन जो शल्य चिकित्सा करता है, ऑपरेशन करता है, सर्जरी करता है, सर्जन ने दबे हुए आदमी की अच्छी तरह टटोल कर उसका स्वास्थ्य देखकर खून का दबाव यानी उसका ब्लड प्रेशर देखा, उसकी नाड़ी की गति देखी, स्पीड देखी, उसकी पल्स रेट देखी, दिल और फेफड़ों को की जांच की करके रिपोर्ट भेज दी। इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है, प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर यह आदमी नहीं बचेगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरीट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी जिसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, केवल तुम्हारा केस। आदमी को उम्मीद दी जा रही है, उम्मीद है सब काम ठीक हो जाएगा।
दबा हुआ आदमी एक आह भरकर धीरे से बोला। क्या बोलता है सुनिए। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये कविता में उसने कहा, क्योंकि वो एक शायर था। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटरिएट में अफवाह फैल गई, पूरे सचिवालय में ये अफवाह फैल गई, दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने लगे। एक से एक शायर आने लगे। सेक्रेटरिएट की लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन के ऐसा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक उन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए वहाँ। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करके मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ शायर कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से न होकर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि इसका तो कल्चर डिपार्टमेंट से है। यानी ये फाइल को धीरे धीरे कल्चर डिपार्टमेंट में खिसका दिया। ये हमारी जो प्रशासन की गति है, प्रशासन के कार्य करने की गतियों की ओर एक व्यंग किया गया है। कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया है कि जल्द से जल्द मामले, कल्चर यानी सांस्कृतिक डिपार्टमेंट, जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सचिवालय पहुंचा। दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। उसने पूछा, तुम कवि हो? दबे हुए आदमी ने जवाब दिया, जी हाँ। किस उपनाम से शोभित हो? हर कवि का कोई ना कोई उपनाम होता है, आपका क्या है? उसने जवाब दिया, ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ था? दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिला दिया। क्या तुम हमारी एकेडमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। जवाब आया, नहीं। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि ओस के फूल का लेखक और हमारा एकेडमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला। फौरन उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ। हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र, मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो। दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने कर दिया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम वह भी कर सकते हैं। मैं अभी जीवित हूँ। कभी रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो, मुसीबत है। सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ
कल्चर से संबंधित है। पेड़ कटाने का मामला कलम दबात में नहीं होता, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। इसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिखा है और अर्जेंट में आपके साथ न्याय होगा। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कि कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। माली बहुत खुश हुआ था, माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था क्योंकि उसे बहुत समय हो गया था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने जीवन के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना था। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुँचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को न काटा जाए। कारण यह था कि इस पेड़ को 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरीट के लॉन में लगाया था, क्योंकि उस समय अंग्रेजी शासन था और पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे तो उन्होंने अपने सेक्रेटरीट सचिवालय में लगवाया था। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है। एक क्लर्क चिल्लाया कि आदमी की जान का सवाल है, तो दूसरे क्लर्क ने पहले क्लर्क को समझाया, दूसरी ओर 2 राज्यों के संबंधों का सवाल है और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य को कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता को की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कभी को मर जाना चाहिए निस्संदेह, दूसरे ने कहा। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल प्रधानमंत्री के सामने ले जाएगा और वो फैसला देंगे, वही सबको स्वीकार होगा। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि को फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाते हुए चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने से ले ली है। कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से सदा के लिए छुटकारा पा जाओगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। चलते चलते काफ़ी समय लग गया, मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक लंबी कतार उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। ये कहानी आपको सरकारी कार्यों की रूपरेखा पर एक तीखा व्यंग है। प्रायः सरकारी तंत्र कार्यों को किसके प्रति सजग रहते हैं, परंतु अधिकांश अधिकारी वर्ग कार्य को पूरी तरह से अपने से नहीं जोड़ते हैं, उससे विलग होना चाहते हैं। किसी भी केस से वो अपने को हटाने के लिए अपने आप को उत्तरदायित्व नहीं समझते। क्रिटिकल परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, वो इस निर्णय से दूर हो जाते हैं। तो ये कृष्णचंद्र द्वारा लिखी गई श्रेष्ठ कहानी, श्रेष्ठ व्यंग जो प्रशासन तंत्र को एक निर्देश दे रहा है कि हमें मानवता के प्रति सजग रहना चाहिए, मानवीय तंत्र को प्रोत्साहित करना चाहिए, कर्तव्यों की जो प्रमुखता है उसको उसके प्रति सतर्क रहना चाहिए। कौन सा कर्तव्य पहले ज़रूरी है, उस कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ समाप्त हो गया फिर हम अपने कार्य को
अंजाम दें। ऐसी गतिविधियाँ हमारे देश और हमारे लिए, हमारी मानवीयता के लिए उत्तम नहीं हो सकती। अतः इस व्यंग को साकार बनाने के लिए यदि आप जीवन में भी कोई शासकीय कर्मचारी के पद को सुशोभित करें तो कृपया सजग रहें, सतर्क रहें और अपने कार्य को अनदेखा न करें। जय हिंद, जय भारत।